हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लेज़र स्टार्ट किया था। लेज़र विच स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लास्ट क्लास में हम लेज़र के प्रिंसिपल को स्टडी कर रहे थे। लेज़र एक्शन के लिए दो चीज़ें जो मेनली रिक्वायर्ड हैं वो है, सबसे फर्स्ट स्टिमुलेटेड इमिशन होना ज़रूरी है। स्टिमुलेटेड इमिशन यानी कि उद्दीपित उत्सर्जन। एंड स्टिमुलेटेड इमिशन होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है एटॉमिक एनर्जी लेवल्स के बीच में वो होनी चाहिए कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन को हिंदी में कहते हैं जनसंख्या प्रतिलोमन। ऐसे इसके लिए हमें लेज़र एक्शन कर सके, इसके लिए हमें ऐसा सिस्टम चाहिएगा जिनमें 3 एनर्जी लेवल स्कीम हो। 3 एनर्जी लेवल स्कीम में जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल है E1, जिसे कि हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। फ्री एटम नेचुरली इस स्टेट में रहना प्रेफर करते हैं। देन मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट E2। मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, जिसे लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस एनर्जी स्टेट में एटम का जो लाइफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, लॉन्गर होता है, 10⁻³ सेकेंड। और थर्ड एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट है, जिसमें एटम का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, 10⁻8 सेकेंड। तो ये 3 एनर्जी लेवल स्कीम होनी ज़रूरी है। अगर हमने ये कंसिडर किया कि हमने जो सैंपल लिया है हमारा, उसमें फ्री एटम्स ग्राउंड स्टेट E1 में लाई कर रहे हैं और हमने कोई फोटोन इस सिस्टम पे डाला, तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसका एनर्जी h⁻⁻ है, जो कि E3 - E1 के बराबर है। मतलब E1 से फ्री एटम को E3 तक पहुंचने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हुआ E3 - E1। तो E3 - E1 इतना एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी का फोटोन हमने सिस्टम के ऊपर डाला, तो उस फोटोन को एब्जॉर्व करके E1 से एटम E3 एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। अब E3 एक्साइटेड स्टेट में एटम 10⁻8 सेकेंड तक रहेगा और उसके बाद में वो वापस जंप डाउन करेगा। लेकिन अब E3 से एटम E1 स्टेट में डायरेक्टली नहीं आ सकता है। बीच में जो E3 से एटम है वो उसको E2 स्टेट में आना पड़ेगा। E3 से एटम पहले जंप करेगा E2 स्टेट में, जो कि मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट है। और मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में एटम का लाइफ टाइम ज़्यादा है, एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में भी 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है। तो क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट से एटम जो है वो एक्साइट होके, एक्सटर्नल जो हम फोटोन डाल रहे हैं उन पर, उसके कारण वो एक्साइट होके E3 स्टेट में पहुंचते रहेंगे। E3 स्टेट से वो डी एक्साइट होके 10⁻8 सेकेंड टाइम बाद E2 में आते रहेंगे। लेकिन E2 में उनका लाइफ टाइम लॉन्गर है, उनका स्टे लॉन्गर है, इसलिए E2 में वो ज़्यादा टाइम तक स्टे करेंगे। तो E1 जो ग्राउंड स्टेट है वो खाली होती जाएगी, उसमें से नंबर ऑफ एटम्स कम होते जाएंगे, और E2 जो एनर्जी स्टेट है वो बढ़ती चली जाएगी, वहाँ पे एटम्स की फिलिंग होती चली जाएगी। E2 स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर एक इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी कि जो E1 स्टेट है ग्राउंड स्टेट, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाएंगे, और E2 जो कि हायर एनर्जी स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे। NE2 इज़ ग्रेटर देन NE1। इस तरीके की जो कंडीशन होती है जिसमें हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि नेचुरल जो फिनोमेना है उसके एक अपोजिट कंडीशन है। इसलिए इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो लेज़र एक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि जो हमने हमारे एटम का सिस्टम लिया है उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन हो। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन होगी तभी स्टिमुलेटेड इमिशन पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ हमने जो एक्सटर्नल फोटोन डाला था, ये फोटोन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का काम करवा रहा था कि इस फोटोन को ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए एटम ने एब्जॉर्व किया और इससे ये एटम स्टिमुलेट हुआ हायर या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में पहुँचने के लिए। तो ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ। अब जब E3 से डी एक्साइट होके एटम E2 एनर्जी स्टेट में आ गया है, मेटास्टेबल स्टेट में आ गया है, जहाँ पर इसका स्टे लॉन्गर है। तो अब E2 से E1 में इन सब एटम्स को एक साथ पहुँचाने के लिए अब यहाँ पर हम स्टिमुलेटेड इमिशन काम में लेंगे, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोटोन आएगा जो E2 में बैठे हुए एटम्स को ट्रिगर करेगा, उनको डी एक्साइट करेगा और उनको डी एक्साइट करके E2 से E1 में पहुंचाएगा। तो हमें स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए एक फोटोन डालना पड़े, हम सिस्टम पे फोटोन्स डालेंगे और उन फोटोन्स की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, उन फोटोन्स की एनर्जी होनी चाहिए E2 - E1 के बराबर। ये जितना एनर्जी गैप है E2 से E1 का, उतनी एनर्जी का हम फोटोन डालेंगे। तो हम h एनर्जी का फोटोन डालेंगे जिसका एनर्जी E2 - E1 के बराबर हो, और ये फोटोन जाके मेटास्टेबल स्टेट E2 में बैठे हुए एटम्स को ट्रिगर करेंगे और उस स्टिमुलेटिंग फोटोन से स्टिमुलेट होके E2 में बैठे हुए एटम्स अब ग्राउंड स्टेट E1 में डी एक्साइट होके पहुंचेंगे
और इस वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होगी E2 माइनस E1, जो एनर्जी के फोटॉन्स जो रिलीज़ होंगे उनका फेज सेम होगा उस स्टिमुलेटेड फोटोन के जो कि उनको डी एक्साइट करने के लिए आया था। तो इस तरह से हमें E2 से E1 में जब एटम्स जंप करेंगे तो कई सारे फोटॉन्स इमिट होंगे जो कि सेम फेज में होंगे। तो जब पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन जब हमें मिली तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन जो है वो होती है N2 ग्रेटर देन N1, ठीक है। ये हमें इंड्यूस एब्जॉर्प्शन से या स्टिमुलेटिंग एब्जॉर्प्शन से हमने ये कंडीशन अचीव की, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या प्रतिलोमन। और जिस प्रोसेस से हम ये कंडीशन अचीव करते हैं, जिस प्रोसेस यानी कि जिस मेथड से हम एटम्स को मेटास्टेबल स्टेट में भेजते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल वर्ड हमने इसलिए यूज़ में लिया है क्योंकि यहाँ एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस विजिबल रेंज का है, इसलिए हमने यहाँ ऑप्टिकल वर्ड यूज़ किया है। और पंपिंग वर्ड हम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि पंपिंग का मतलब है कि लोअर लेवल से हायर लेवल में हम उनको फोर्स करके पंप करके ऊपर भेज रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स को भेजने के लिए जो भी प्रोसेस काम में आती है वो प्रोसेस कहलाती है ऑप्टिकल पंपिंग। और जब हायर एनर्जी स्टेट में ग्राउंड एनर्जी स्टेट के कंपैरिजन में एटम्स का संख्या ज़्यादा हो जाता है, एटम्स का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब यहाँ पे हमने 3 फिनोमेनास देखे थे। सबसे फर्स्ट था कि हमने इंसिडेंट जो फोटॉन्स थे उनको डाला सिस्टम के ऊपर, तो वी नीड इंसिडेंट फोटोन फॉर ऑप्टिकल पंपिंग या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या फिर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फोटोन डालना पड़ेगा, तो हमने h डैश एनर्जी का फोटोन डाला था जो कि E3 माइनस E1 के बराबर उसकी एनर्जी थी। उसके बाद जब मेटास्टेबल स्टेट में हमको पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव हो जाएगी, उस केस में अब मेटास्टेबल स्टेट E2 से एटम्स को वापस डी एक्साइट करने के लिए ग्राउंड स्टेट E1 में हमें स्टिमुलेटेड इमिशन करवाना होगा। तो स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए हमें फिर फोटॉन्स डालने पड़ेंगे उस सिस्टम के ऊपर स्टिमुलेट करवाने के लिए। तो जो स्टिमुलेटिंग फोटोन है उसकी एनर्जी h न्यू एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए E2 माइनस E1 के। जो मेटास्टेबल स्टेट है और जो ग्राउंड स्टेट है उसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्टिमुलेटिंग फोटोन आएगा वो मेटास्टेबल स्टेट E2 में बैठे हुए एटम के साथ में अब इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ हम एनर्जी लेवल डायग्राम से ये प्रोसेस को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो हमने सिस्टम लिया है उसमें 3 एनर्जी लेवल स्कीम है। सबसे नीचे ये हमारी E1 ग्राउंड स्टेट है जिसमें एटम नेचुरली लाई करता है। उसके बाद में जो E3 है ये एक्साइटेड स्टेट है जिसमें एटम का लाइफ टाइम बहुत कम होगा 10⁻⁻8 सेकेंड। फिर ये E2 हमारी मेटास्टेबल स्टेट है जिसमें लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा 10⁻³ सेकेंड। तो सबसे पहले हमने स्टिमुलेटिंग फोटोन डाला h न्यू डैश जिसका एनर्जी था E3 माइनस E1। तो स्टिमुलेटिंग फोटोन से स्टिमुलेट होकर के यहाँ पर स्टिमुलेटिंग एब्जॉर्प्शन होगा या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होगा। इसकी वजह से ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए ये तीनों एटम इन 3 फोटोन से एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट E3 में पहुँच जाएंगे। फिर अब E3 से 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद में नेचुरली डी एक्साइटेशन होगा और डी एक्साइटेशन की वजह से E3 से ये तीनों एटम अब E2 स्टेट में पहुँचेंगे मेटास्टेबल स्टेट में। अब E2 से E1 में इनका स्टिमुलेटेड इमिशन करवाने के लिए या प्रेरित उत्सर्जन करवाने के लिए या इंड्यूस्ड इमिशन करवाने के लिए हमें बाहर से एक स्टिमुलेटिंग फोटोन डालना पड़ेगा। तो वो जो स्टिमुलेटिंग फोटोन हमने डाला जिसका एनर्जी h न्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, उसका एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए E2 माइनस E1 के। तो ये हमने स्टिमुलेटिंग फोटोन डाला। इस स्टिमुलेटिंग फोटोन ने E2 एनर्जी लेवल में बैठे हुए फोटोन्स को ट्रिगर किया और उसकी वजह से E2 में बैठे हुए ये तीनों एटम डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गए। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आए तो इन फोटॉन्स ने E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी के 3 फोटॉन्स इन्होंने इमिट किए और एक फोटोन ऑलरेडी जो इनको स्टिमुलेट करने के लिए आया हुआ था वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमें 4 फोटॉन्स मिले जिनका एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर है और ये चारों फोटोन सेम फेज में है। तो इस तरह से हमें आउटपुट में ये कई सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलते हैं जो कि सेम फेज में होते हैं। फिर इन सारे फोटॉन्स का हम
जो हमारा सिस्टम लेते हैं उसमें दो मिरर्स के बीच में इन फोटॉन्स का हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन करवाते हैं। इसकी वजह से इन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि सेम फेज में है उनके नंबर में कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाता है और फिर हमें लास्ट में आउटपुट में एम्पलीफाइड लाइट बीम मिलती है जिसे कि हम लेज़र कहते हैं। ये सारे यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ हमने जो स्टिमुलेटेड इमिशन करवाया, वो स्टिमुलेटेड इमिशन करवाने का फ़ायदा ये हुआ कि जो आउटपुट में आपको ये फोटॉन्स मिले हैं ये सारे फोटॉन्स सेम फेज में हैं इंसिडेंट स्टिमुलेटिंग फोटॉन के। तो जो सारे के सारे आउटपुट फोटॉन्स हैं ये हमारे फेज में है, सेम फेज में है। इसकी वजह से हमें इंटेंस लाइट की बीम यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो ये इस तरह से हमने देखा कि लेज़र लाइट प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल हैं और लेज़र लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि लेज़र सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।